अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 है 9th क्लास की केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सर इस चैप्टर का एक टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है आज के जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है, वो है जी हाउ डज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो केमिकल रिएक्शन के होने के पीछे एक जो केमिस्ट्री है, एक जो फेनोमेनन है वो ये है कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स के साथ मिलते हैं तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उस बर्तन की दीवारों से भी कोलाइड कर रहे होते हैं जिसमें लगे हुए होते हैं। तो लिहाजा रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक ट्रांजिशनल स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। उस ट्रांजिशनल स्टेट के ऊपर के दोनों तरह के रिएक्टेंट्स जो मिलते हैं और एक ट्रांजिशनल स्टेट के ऊपर आ जाते हैं, उस स्टेट के अंदर आके रिएक्टेंट्स या तो अगर रिएक्शन प्रोसेस आगे को हो गया तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं हुआ तो फिर पीछे को आ जाएगा, दोबारा रिएक्टेंट्स जाएंगे। वो ट्रांजिशनल स्टेट होती है। उस स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट्स अपने आप को प्रोडक्ट में ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप जानते हैं कि रिएक्टेंट्स के तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। ऐसे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी लो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जिनकी एवरेज है वो भी नहीं लेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा है उन मॉलिक्यूल को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल। वो रिएक्टेंट में हिस्सा लेते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो लिहाजा ये आपके सामने हमने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया इसमें हम लोग सारी डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरह ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, किस तरह वो ट्रांजिशनल स्टेट में जाते हैं, किस तरह वो प्रोडक्ट में जाते हैं, किस तरह वो एक रिएक्शन जो है ग्राफिकली बताएंगे कि किस तरह वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, किस तरह वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये 3-4 बातें जो हैं हमने आज आपसे करनी है। तो हमें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक उसमें क्या क्या बातें करनी है। कहता रिएक्शन जो है जो होता है जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो एक ट्रांजिशनल स्टेट बन जाती है। ये रिएक्शन के अंदर व्हेन reactants collide with each other, a transitional stage is formed। ट्रांजिशनल स्टेट जो है वो बन जाती है रिएक्टेंट्स के आपस में कोलाइड करने से। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो वो आपस में कोलाइड करने से एक स्टेज बन जाती है उनके दरमियान के। अब वो ना तो प्योर रिएक्टेंट्स है ना वो प्रोडक्ट है, दरमियान में खड़े हैं। तो वो अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ तो वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, अगर फॉरवर्ड ना हुआ तो वो रिएक्टेंट्स में वापस आ जाएंगे। हाइपोथेटिकली मेरे पास एक रिएक्शन है कि सर A2 जो है B2 से जब ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं तो 2AB ये मेरे पास एक ट्रांजिशनल स्टेट बन चुकी है। तो मिक्सिंग करने से कहता पहले की बात अगर आपको बताएं तो मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट्स के वो A और B दोनों रिएक्टेंट्स हैं मेरे, तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B दोनों के मॉलिक्यूल अपने अपने कंटेनर में आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड कर रहे होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी होती है इन मॉलिक्यूल्स की, वो जो है वो सेम नहीं होती। तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करते हैं with each other and with wall
ऑफ कंटेनर, ये चीजें होती हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। तो ये वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है। तो लिहाजा मेजॉरिटी इन मॉलिक्यूल्स की होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स की हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और कुछ की एवरेज से भी कम होती है। और मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे इसकी तारीफ में? द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इनकी होगी, वो उन्हें कहेंगे एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल है। वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, उन्हें बोलेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल या एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद है कि जब दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो मिक्स किए जाते हैं, तो ये तमाम मॉलिक्यूल जो है ना वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं। सारी बातें पहले आपको मैंने बताई हैं कि जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जे और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मुख्तलिफ तरह के रिएक्टेंट्स हैं, इनको जब कोलाइड छोड़ा जाता है, रिएक्ट किया जाता है, रिएक्शन के लिए इकट्ठे किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो आपस में ये कोलाइड करते हैं। जब आपस में ये कोलाइड करते हैं तो एक ट्रांजिशनल स्टेट में ये मॉलिक्यूल आपस में आ जाते हैं। तो ये तमाम मॉलिक्यूल कोलाइड करना एक दूसरे से स्टार्ट कर देते हैं। कोलिजन जो है ना, जो रिजल्ट इस स्टूडेंट में निकालता है कि सर ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज है या एवरेज से लो है, वो कोई किसी किस्म का रिजल्ट नहीं निकालेंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज है या एवरेज से लो है, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा है, यानी कि आप कहेंगे सर वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर, तो एक्साइटेड molecule collide with each other to form transitional state, बनाने के काबिल होते हैं। कि सारे जे आप कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा है, वो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जब वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनसे क्या आएगा स्टूडेंट्स? उनसे ट्रांजिशनल स्टेट बन जाएगी। देखिएगा A2 प्लस B2, ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। तो सर इससे क्या बनेगा?
ये इस तरह ये ट्रांजिशनल स्टेट बन जाएगी। जिसको उसने कुछ इस तरह करके भी शो किया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। क्या शो किया हुआ है कि पहले एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलाइड करेंगे, ये ट्रांजिशनल स्टेट बन जाएगी, उससे आगे प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्रांजिशनल स्टेट जो है वो एक कर्व दिखाई हुई है, उसके अंदर उसने पीक के ऊपर दिखाया हुआ उसको कि अगर हम इसको आपको ग्राफ की शक्ल में दिखाएंगे तो कहा कि बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ट्रांजिशनल स्टेट जो है ना वो होती है। उसमें अगर ट्रांजिशनल स्टेट थोड़े से टाइम के लिए हम लोग लेके आते हैं तो उसमें ये दिखाया जाता है कि ये एनर्जी है, तो स्टूडेंट्स ये अगर हम इधर करके थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये एनर्जी है इस साइड के ऊपर, और इधर उस बंदे ने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को शो किया हुआ है। और ये एनर्जी को शो किया हुआ है। ये यहां से उस बंदे ने लिया रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट बना लिया। ये रिएक्टेंट्स हैं इधर, ये ट्रांजिशनल स्टेट है, ये प्रोडक्ट है इधर मेरा। एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज इक्वल, ये प्रोडक्ट है। अब जहां पे उस बंदे ने एक चीज हमें शो करवाई हुई है कि सर ये जो फर्क आया हुआ है, ये देखें, इससे ये रिएक्टेंट्स तो इधर थे, प्रोडक्ट मेरे इधर बनने चाहिए थे, ये नीचे क्यों जाके प्रोडक्ट बने हैं? एनर्जी मेरी लो हुई है। इट मीन कि ये चीजें आपको नजर आ रही हैं कि इस स्टेज के ऊपर मेरी एनर्जी थी, इस स्टेज के ऊपर मेरा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था। अब एनर्जी मेरी लो हुई, नीचे आके मेरा जो बना हुआ है, प्रोडक्ट बना हुआ है। इट मीन के ये मेरी इतनी एनर्जी जो है ये शो करवाई जा रही है माइनस, सर मेरी एनर्जी खारिज हुई है, ये इतनी एनर्जी मेरी खारिज हुई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो किया हुआ है। ये स्टेज जो थी मेरी, ये वो स्टेज थी जिस स्टेज के ऊपर मैंने देखा है कि दोनों रिएक्टेंट्स की एनर्जी सेम है। एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज इक्वल। ए और बी दोनों की एनर्जी इस स्टेज के ऊपर इक्वल है। रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है इज टेकन एज इक्वल। अब ये जो माइनस स्टेज दिखाई हुई है स्टूडेंट हमें,
इसमें यही है कि ये हमारा जो एनर्जी है वो खारिज हुई है। अगर खारिज ना होती तो जिस स्टेज के ऊपर इधर एनर्जी थी मेरी रिएक्टेंस की, उधर इस स्टेज के ऊपर इधर प्रोडक्ट बन जाता। ये एनर्जी मेरी लो हुई है। लो होने का मतलब ये है कि एनर्जी मेरी खारिज हुई है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया हुआ है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स के एनर्जी जो है वही बात कर रहा है जो मैंने बात की है कि ट्रांजिशनल स्टेट जो है, ट्रांजिशनल स्टेट की एनर्जी है वो हायर है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहता है कि ट्रांजिशनल स्टेट की अगर बात करें, ये देखिएगा इस स्टेज के ऊपर एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से भी ज्यादा है और प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये वो स्टेज है जिसके ऊपर या तो रिएक्शन अगर पीछे को चला गया तो रिएक्टेंट्स में अपने अपनी जगह आते रह जाना है, वापस आ जाना है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस स्टेज के ऊपर, ट्रांजिशनल स्टेट के ऊपर जो रिएक्टेंट्स पहुंच चुके हैं, ये इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है इस स्टेज के ऊपर। ये बात अपने ध्यान में जरा अच्छी तरह रखिएगा। बॉन्ड जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स के जो है ना वो होते हैं, वो टूट चुके होते हैं इस स्टेज के ऊपर। रिएक्टेंट्स के सारे बॉन्ड टूट चुके हैं और प्रोडक्ट्स तो बना ही नहीं है, खड़ा हुआ इस स्टेज के ऊपर आके, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जज़ब करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशनल स्टेट कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। कहता है कि एनर्जी जो है वो जज़ब की जाती है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट से, मॉलिक्यूल से, ट्रांजिशनल स्टेट के अंदर आने से। ये उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिप्रेजेंटेड एंथैल्पी। ये ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, वो उस बंदे ने बात की है। कहता है कि ये ग्राफ जो शो कर रहा है ये एक्सोथर्मिक है। इधर हल्का सा बेशक लिख लें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बल्कि मनफी का साइन एक्सोथर्मिक शो कर रहा था। सर आप किस तरह ये बात कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशनल स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? रिएक्टेंट जो चलो बदल गए पर इस स्टेज में ट्रांजिशनल में तब है भाई। जब प्रोडक्ट किस तरह बदल गए? जब रिएक्शन रिवर्स होना होता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनने होते हैं, प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट्स बनने, रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने, उस वक्त जी वो वाहद स्टेज है जिसमें रिएक्टेंट्स भी स्टेज में आते हैं, या रिवर्स रिएक्शन है तो प्रोडक्ट स्टेज में आते हैं। तो ट्रांजिशनल स्टेट के अंदर जो है ना वो एनर्जी मैक्सिमम होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लोग एक और अंदाज से पेश करें तो सर अगर हमारे पास इसको जरा रेज करें, इधर एक और ग्राफ बनाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, उसको देखते हैं स्टूडेंट्स के एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तो एक मेरे पास एक ग्राफ है इधर। तो स्टूडेंट्स इसमें दिखाया हुआ है कि ये एनर्जी है,
इधर मेरे रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं इधर। तो इसमें ये ट्रांजिशनल स्टेट है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट। ये मेरे प्रोडक्ट बन गए यहां पे। अब एक बड़ी अहम बात यहां पे शो करवाई जा रही है कि स्टूडेंट ये देखें, ये जो एनर्जी है ये प्लस हुई है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ बात जा रही है। यहां पे एनर्जी जो थी वो खारिज हुई थी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा था। तो ये एक स्टेट है अपनी, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो या तो जज्ब हो रही है या खारिज हो रही है। इस केस में वो जज्ब हो रही है, इस केस में ये एक्टिवेशन एनर्जी खारिज हो रही है। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, ये शो करती है कि आया कि रिएक्शन जो है वो एंडो है या एक्सो है। इस केस में मुझे ये एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करवाया हुआ है, इस केस में मुझे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करवाया हुआ है। तो ये देखिएगा, इधर रिएक्टेंट से ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, फिर आगे प्रोडक्ट बन गया। ये एनर्जी खारिज हुई है, ये एक्सोथर्मिक को शो कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इसने फैसला करना है आया कि रिएक्शन जो है वो एनर्जी जज्ब कर रहा है या वो खारिज कर रहा है, आया एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये प्रोडक्ट बनाने के बाद। तो ये दो ग्राफ शो करवाए जा रहे हैं। इन दोनों ग्राफों में स्टूडेंट हमें यह बताया गया है कि ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर आके इस स्टेज के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी ने डिसाइड करना होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और उससे हमें पता चलता है इसकी वैल्यू से कि भाई ये एक्सो है या एंडो है। लिहाजा कहता है कि इसके अलावा भी हमें कुछ चीजें दिखाई हुई हैं कि कैटालिस्ट भी हम लोग यूज करते हैं एक रिएक्शन के अंदर कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए, कम हो जाए, कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाए उसका। एक एडिशन ऑफ कैटालिस्ट एक रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, क्योंकि ये चेंज कर देता है पाथ का, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक उसका पाथ चेंज तब्दील कर देता है। कि जब आप कैटालिस्ट को यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो उस वक्त स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर आप लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे लो हो जाएगी उसकी, यहां पे ऊपर गई ना, ये वाली जहां इधर ऊपर गई है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जरा लो हो जाती है। तो वो जो पाथ रिएक्टेंट्स ने अडॉप्ट किया था प्रोडक्ट बनने में,
वो भी जरा जीरो रहता है, वो इधर ऊपर नहीं जाएगा, वो जना इधर से नीचे आ जाएगा, नीचे से आके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो एक कैटालिस्ट जो है रिएक्शन रेट को तेज किस तरह करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की वो लो कर देता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स इस तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। सर इसको हम लोग जरा रेज करते हैं और रेज करने के बाद आपको जरा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं कि सर वो किस तरह आपने उसकी तरफ जाना है। उसका ग्राफ, एक कैटालिस्ट का ग्राफ हम अलग बना के दिखाते हैं आपको कि उसके अंदर कैटालिस्ट जो है वो कैसे एक रिएक्शन का रेट जो है वो तेज करता है। कहता है कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट सबस्टांस होता है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, that increase the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Without itself अपने अंदर कोई तब्दीली लाए बगैर, विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, एनी परमानेंट केमिकल चेंज, ऐसा सबस्टांस होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। और हम अगर अपने केमिस्ट्री की जबान में बात करें तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है। मिसाल उसने दी हुई इसकी निकल के, सर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जब वेजिटेबल ऑयल जो है निकल को करते हैं तो उससे वनस्पति घी बन जाता है। हाइड्रोजनेशन होती है ना जब वेजिटेबल ऑयल की, उसके दौरान ये चीज दिखाई हुई है। निकल एक कैटालिस्ट के तौर के ऊपर यूज किया जाता है। प्लाटिनियम भी एक कैटालिस्ट के तौर के ऊपर यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में। क्लोरीन भी कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की तैयारी में प्लाटिनियम को यूज करते हैं और ओजोन डिप्लीशन में क्लोरीन को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। ये चीजें थोड़ी सी आपने याद रखनी है। अभी अक्सर में कहीं पूछ सकता बंदा आपको सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में कौन सा कैटालिस्ट है, ओजोन डिप्लीशन की में कौन सा कैटालिस्ट है, हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटालिस्ट है। तो आगे सर इसकी जरा एक मुझे शक्ल दिखाई हुई उस बंदे ने, तो उसमें देखते हैं कि सर एक रिएक्शन शो किया हुआ है, इसके अंदर ये एनर्जी को शो किया हुआ है, ये अपना रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो इसमें देखिएगा कि एक चीज जो है हमारे पास
ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, नॉर्मल मेरा रिएक्शन चल रहा है, तो ये मेरी ट्रांजिशनल स्टेट है। ओजोन डिप्लीशन में क्लोरीन, सर ये मेरी ट्रांजिशनल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको दिखाना मतलूब ये है, एक हालत ये है और दूसरी हालत मेरी ये है कि मैं, ये देखें, एक मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इस तरह दिखाई हुई उस बंदे ने, ये देखें जरा, कि सर एक ये है, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ मेरी इस तरह उस बंदे ने करके दिखाई हुई है कि स्टूडेंट वो जस्ट इसी को दिखाया हुआ है। ये देखें जरा, इधर से यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी है, ये ज्यादा है। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है बाय यूजिंग कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट यूजिंग, कैटलिस्ट को यूज किए बगैर एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये आपको वाज़े फर्क नजर आ रहा है कि स्टूडेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर जो फर्क आया है इसके और इसके दरमियान, ये कैटलिस्ट के इस्तेमाल से आया है। लिहाजा वो पाथ भी बदल गया है रिएक्शन का, कि रिएक्टेंट ने इधर से प्रोडक्ट बनाना था इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करके, जब आपने कैटलिस्ट यूज किया तो रिएक्टेंट ने यहां से ये पाथ लिया है और प्रोडक्ट बना लिया, थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी यूज करके प्रोडक्ट दे दिया। लिहाजा ये एक कैटलिस्ट का कमाल था कि इसमें हमें बताया गया कि कैटलिस्ट जो है एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता है, खुद इस्तेमाल नहीं होता, केमिकल रिएक्शन की स्पीड चेंज कर देता है और खुद परमानेंटली अपने अंदर कोई केमिकली तब्दीली लेके आता ही नहीं। बनस्पति घी को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल के अंदर निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, घी बन जाता है। ओजोन के डिप्लीशन के अंदर क्लोरीन को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में प्लाटिनियम को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो साबित यह हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है कैटलिस्ट के इस्तेमाल से। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट इस्तेमाल ना करेंगे तो हाई हो जाएगी। तो ये तमाम रिएक्शन जो हैं उनमें यही दिखाया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैसे हम लोग लो करते हैं और कौन करता है उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हमने बड़ी डिटेल बात की है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कैसे एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट वाले एक्साइटेड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है और वो मुख्तलिफ तरह के रिएक्टेंट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है।
मैक्सिमम एनर्जी होती है उस स्टेट के ऊपर। अगर तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर रिएक्शन रिवर्स हो गया तो वो दोबारा रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट होती है। एक्टिवेशन स्टेट के अंदर वो जो एनर्जी होती है, आप कह रहे हैं कि वो उस एक्टिवेशन एनर्जी ने फैसला करना होता है कि रिएक्शन आया कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है। उस एक्टिवेशन एनर्जी ने, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ने फैसला करना है कि आया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये जो स्टेप हमने दो रिएक्शन शो किए हैं, उनमें ये शो करने के बाद हमने कैटालिस्ट को भी यूज किया है, एक्टिवेशन एनर्जी लो की है कैटालिस्ट के इस्तेमाल से। तो कैटालिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है और खुद इस्तेमाल नहीं होता, खुद अपने अंदर कोई तब्दीली लेके नहीं आता, बस स्पीड अप करता है। लिहाजा कैटालिस्ट के इस्तेमाल से एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, रिएक्टेंट्स अपना रास्ता भी बदल लेते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।